स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। अपनी इस खास बुलेटिन में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। इस बुलेटिन में हम सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किया। इस साइन से किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई है। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी सोमवार को साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ पहुंचे और प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। किसान सम्मान निधि की पहली फाइल पर साइन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए ये उचित है कि कार्यभार संभालते ही सबसे पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित हो। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी के अलावा 71 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। ये मोदी की कैबिनेट में 33 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इनमें से 11 गैर भाजपाई भी हैं। रविवार को शपथ लेने के बाद पीएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज शाम हुए समारोह में मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं और मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ओथ भी दिया गया। आज प्रधानमंत्री काम भी शुरुआत किया है। पहली सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि जी का पैसे किसानों को अकाउंट में डालने का 20,000 करोड़ का वितरण करने का फाइल भी सिग्नेचर किया है। किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित सरकार है हमारा। अभी जो आने वाले इस 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एक संकल्प पत्र घोषणा किया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इस संकल्प पत्र के आधार पर हमारा सरकार चलेगा। जो जनता को जो विश्वास दिया है चुनाव से पहले, जो हमारा एजेंडा था, वो एजेंडा 100% हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। हम 5 साल एक स्थिर सरकार, सुस्थिर सरकार, एबल लीडरशिप के द्वारा स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। 100% कोई हमारा चुनाव से पहले हम गठबंधन किया, इलेक्शन में मिलके लड़े हैं, एजेंडा के लिए के लड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलके लड़े हैं। दूसरे पार्टी का ऐसा नहीं है। दूसरे जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, केरला में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। कांग्रेस गठबंधन में है, वेस्ट बंगाल में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। ऐसा हमारा नहीं है। उनका कोई ना लीडर है, ना यूनिटी है, ना एजेंडा है, ना कुश्ती है, ना दोस्ती है। उनके पास कुछ नहीं है। हमारा मिलके लड़े हैं, लीडर है, एजेंडा है और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, मिलके काम करेंगे और 5 साल काम करेंगे। 5 साल नहीं, आने वाला 5 साल भी हमारा ही सरकार रहेगा, एनडीए बीजेपी का सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार के कामकाज नई सरकार ने संभाल लिया है। इस सरकार पर विपक्षी दलों की क्या राय है, विपक्ष को सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर प्रमुखता से है, जो आप लोगों के निशाने पे होते थे। पहली बात तो ये मोदी 3rd नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो जरा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब
मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। नंबर 3, जो हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा करते थे, अनुराग ठाकुर, उनको भी इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो ये संदेश जो लोगों ने दिया है शायद नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है। लेकिन जिस अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल साहब को बीजेपी ने बड़े उत्साह के साथ अपने साथ लिया, वो लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मंत्री पद ये मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, जिस दिन आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अपने कैबिनेट तक को एक फोटो फ्रेम में बर्दाश्त नहीं करते। अकेले फोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो दो लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। राजनीतिक रणनीति बनाने में point today is that new government has been formed in Delhi, and I want to congratulate the Prime Minister for his 3rd term, and I hope he will carry this nation forward towards peace, prosperity of people, and that the rhetorics that have been done in the elections are forgotten, and that we carry every person of India, what religion he belongs to, what region he belongs to. The Prime Minister has to carry them all together. That is the message that the election has given. As it is a very important point of Narendra Modi. Do you think because this is the 3rd term of Narendra Modi should control such incidents? I think not only these incidences, the hatred that has been created in the nation, he has to mend that hatred. That hatred has to go if this nation has to survive, and that we all can live in peace and harmony with each other. That is the nation's voice in this election, and I hope we will follow that advice. Can you say Riyasi incident indicates that the enemies are still present? Yes, Riyasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. How much it will affect in future, whether it is an election or... You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of this state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, एचडी कुमारस्वामी समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मोदी सरकार 3.0 की पहली बैठक के दौरान आवास योजना से जुड़ा बड़ा ऐलान किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। योजना के तहत बने सभी घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन होंगे। इन घरों का निर्माण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज की बैठक में पीएम आवास के तहत घरों के निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। पीएम आवास योजना में पिछले 10 सालों में गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर पूरे किए गए हैं। निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं की मदद से घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ के कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हमें वैश्विक मापदंडों से भी आगे जाकर काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कोई नहीं पहुंचा है, वहां अपने देश को हमें पहुंचाना है। आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है। ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में देखा जा रहा है
बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले किरण रिजिजू नई बनी मोदी सरकार में चौथे अल्पसंख्यक मंत्री हैं। वो अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से सांसद हैं। इस लोकसभा चुनाव में रिजिजू 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। किरण रिजिजू एक मजबूत राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे, जिन्होंने पहली राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी। आखिर में बात महाराष्ट्र से आने वाले रामदास अठावले की करेंगे, जो बौद्ध धर्म से आते हैं। मोदी कैबिनेट के वो 5वें अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। पिछली सरकार में अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री थे। वो राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले वो पंढरपुर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी आतंकियों की नापाक कोशिश की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जहां श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ है, वहां से आतंकियों द्वारा चलाई गई गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं। ये खोखे इंसास राइफल के हैं। आशंका है कि कुछ महीने पहले पुंछ के डेरा की गली इलाके में आतंकियों ने सैन्य काफिले पर हमला करने के बाद जवानों से इंसास राइफलें छीन ली थी। खबर यह है कि हमले को अंजाम देने वाला आतंकियों का ये वही दल है जिसने डेरा की गली में आतंकी हमला किया था। फिलहाल इसकी जांच जारी है। रियासी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर शिव खोड़ी से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस पर घात लगाकर बैठे आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद बस खाई में जा गिरी और घटना में एक बच्चे समेत 9 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हैं। हम ईपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिव खोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तभी गोली काफ़ी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई, पायलट उन्हीं को लगा। उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको लगा। हमलावर आतंकी सैन्य जवानों जैसी वर्दी में थे। बस में सवार लोगों ने बताया कि सेना की वर्दी की तरह के कपड़े पहने आतंकियों ने अचानक बस के आगे आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही बस के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर तक कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। कुछ समय बाद आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को बाहर निकालना शुरू किया गया। खाई गहरी होने की वजह से राहत कार्य में काफी परेशानी आई। बावजूद इसके स्थानीय लोगों की मदद से कुछ घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग करने के बाद आतंकी घने जंगलों की तरफ भाग गए। घटनास्थल का मंजर काफी खौफनाक था। जगह जगह खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। हमले के बाद शिव खोड़ी धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधार शिविर रंसू से लेकर बाकी इलाकों तक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फीयर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडवाइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है। ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं, इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है। रजौरी का बॉर्डर है ये, और
वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने दो का नंबर अभी। रियासी में हुए आतंकी हमले की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़ी निंदा की है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकी हमले से मैं व्यथित हूं। ये नृशंस कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। राहुल ने अपनी पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिव खोड़ी मंदिर से तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला अत्यंत दुखद है। ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। मैं सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की आशा करता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट खड़ा है। आतंकवादी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सेना और सीआरपीएफ की टीमें आतंकियों की तलाश कर रही हैं। जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, इससे बस और सेना के हिसाब से 9 लोगों और 35 लोग घायल, 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में देख के आया। 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है और मैं उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि लोग घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मजदूरों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री के मामले पर नजर बनाए होंगे। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत दुस्साहस किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी क्षेत्र में यात्रियों पर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। यात्रियों के बस पर अटैक किया गया, बड़ा दुखद है। जो जानकारी मिली है अभी तक 9 लोगों की मृत्यु हो गई और बस बाद में खाई में गिरने से काफी लोगों का देहांत हो गया, कैजुअलिटीज काफी हुई। आज भी पाकिस्तान प्रस्त लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं और पाकिस्तान द्वारा जो फैलाई गई मिलिटेंसी है वो चिंता का विषय है। हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, काफी हद तक मिलिटेंसी को खत्म किया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने जिस प्रकार से कश्मीर से अब राजौरी, पुंछ, रियासी इस तरफ अपना गेम प्लान करना शुरू किया गया है, तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि जल्द उन लोगों को मार गिराया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा।
तो बार बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद बात भारत के एक और अशांत इलाके मणिपुर की करेंगे, जहां फिर से हिंसा की खबर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया है। उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के काफिले से पहले जाने वाली अग्रिम सुरक्षा टीम पर हमला किया है। इस हमले में 2 जवानों के घायल होने की खबर है। जिस वक्त मुख्यमंत्री का सुरक्षा काफिला हिंसा प्रभावित जीरीबाम जिले की ओर जा रहा था, उसी वक्त उस पर हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के वाहनों पर कई गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कहा है। सीएम ने कहा कि यह सीधे मुख्यमंत्री पर यानी राज्य के लोगों पर हमला है, इसलिए इस पर राज्य सरकार को कुछ करना होगा। आप भी सुनिए एन बीरेन सिंह ने क्या कहा। Very unfortunate and highly condemnable, and it is an attack directly on the Chief Minister, means directly on the people of the state. So state government has to do something. So I will take a call of my own colleagues and I will take a decision. On the other hand, you see the presence of the security advisor out here, you see, has been draining out the state fund also. 2,40,000 per month, and along with other things. What is the requirement of such who has been trying to come to anything? On that matter, that is the internal of the government. तो केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद मणिपुर में हालात सामान्य होने में समय लग रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पर हालात जल्द नियंत्रण में आएंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।